नमस्कार दोस्तों, मैं अर्णव स्टडी हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, वो है वॉइस। वैसे तो आप इस टॉपिक को पहले भी कई बार पढ़ चुके होंगे, पिछली कई कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, लेकिन आज मैं आपको इस वॉइस के बारे में कुछ मॉडर्न तरीके बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वॉइस होता क्या है और इसे बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वॉइस, जिसे हिंदी में वाच भी कहा जाता है, या हम इसे एक्टिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस भी कहते हैं, या पैसिव वॉइस भी इसे कहा जाता है। ये तो हुई कि पैसिव होता क्या है, पैसिव वॉइस क्या होता है। अब बात आती है कि पैसिव वॉइस बनाई क्यों जाती है। तो देखिए, जब हमारे पास कर्ता का अभाव हो, यानी कि when we do not have any subject, when we do not have any subject, or when we don't want to talk about the subject, तो हम लोग पैसिव बनाते हैं। यानी कि सीधा सा हिंदी में यूँ समझिए, जब हमारे पास कोई कर्ता नहीं होता या फिर हम कर्ता के बारे में बात नहीं करना चाहते, यानी कि लैक ऑफ सब्जेक्ट, या फिर लैक ऑफ डूअर, डूअर यानी काम करने वाला, जब इनका अभाव होता है तो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हमारे पास कर्ता होना चाहिए, उसके बाद हमारे पास वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है। जहाँ तक वर्ब की बात करें, वर्ब हमारे पास फर्स्ट फॉर्म में भी हो सकती है, सेकंड फॉर्म में भी हो सकती है, थर्ड फॉर्म में भी हो सकती है, फोर्थ फॉर्म में भी हो सकती है, और फिफ्थ फॉर्म में भी हो सकती है। अब आप कहेंगे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म तो सुनी थी, ये फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म कौन सी आ गई। तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वर्ब है ईट, तो ये तो हो गई इसकी फर्स्ट फॉर्म। ये हो गई इसकी सेकंड फॉर्म, ये हो गई इसकी थर्ड फॉर्म, ये हो गई इसकी फोर्थ फॉर्म, और ये हो गई इसकी फिफ्थ फॉर्म। तो इस प्रकार से जो वर्ब होती हैं उनकी 5 फॉर्म्स होती हैं। अब जब हम इसकी वॉइस की बात करी हमने, अब हमने बताया कि हमारे पास इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि कर्ता, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इनका अपना अपना रोल होता है। इस रोल के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम कर्ता के रोल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जब हम कर्ता की बात करते हैं तो कर्ता हमारे पास लिविंग भी हो सकता है और कर्ता नॉन लिविंग भी हो सकता है हमारे पास। यदि कर्ता लिविंग है तो वो डूअर होगा, और नॉन लिविंग है तो वो
नॉन डूअर होगा। अब बात आती है कि कर्ता इधर लिविंग है, डूअर है, और इधर कर्ता नॉन लिविंग है और नॉन डूअर है। यानी कि अगर कर्ता लिविंग है और डूअर है तो सीधी सी बात है ये टेंस का वाक्य होगा, या फिर हम यूँ कह सकते हैं एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा। एक्टिव वॉइस कह लीजिए या टेंस कह लीजिए, एक ही बात है। यदि हमारे पास नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, नॉन डूअर है, तो वह वॉइस होगा, वह टेंस नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर जब हम बात करते हैं तो यहां इस तरह से बात करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहां जब हम बात करेंगे, यहां सब्जेक्ट होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब होगी, और यहां पर V3 होगी। तो जब भी वाक्य में आप V3 देखें, यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखें, तो समझ जाइएगा वह वाक्य जो है वो पैसिव वॉइस का है, ना कि एक्टिव वॉइस का। हम जब भी वॉइस की बात करते हैं तो सभी लोग क्वेश्चंस के आंसर्स में बाई को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही उन्हें बाई नहीं दिखता तो वे सब लोग टेंशन में आ जाते हैं कि बाई कहाँ गया, पैसिव वॉइस तो है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब भी पैसिव वॉइस के आंसर्स दें, एक्टिव से पैसिव वॉइस जब बनाएं या उनके आंसर्स आपके पास ऑप्शंस में हो, तो सबसे पहले ये देखिए कि वह वर्ब की थर्ड फॉर्म वहाँ पर है या नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ एक वाक्य है, मोहन बीट्स हिम। यहाँ पर हमारे पास कर्ता है, लिविंग भी है और ये डूअर भी है, यानी कि मोहन बीट्स हिम, मोहन उसे पीटता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम यहाँ पर एक वाक्य बनाएं, जैसे कि हिंदी में अगर मैं यूँ कहूँ उसे पीटा जाता है, हम इसे अंग्रेजी में बनाएंगे ही इज बीटन। यहां तो हमने कह दिया मोहन बीट्स हिम, मोहन उसे पीटता है, तो यहां पर हमारे पास कर्ता का पता है, कार्य करने वाला डूअर जो है उसका पता है, लिविंग है और वो डूअर है, इसलिए यहां पर एक्टिव वाक्य हुआ। यहां जब हम बात करें ही इज बीटन, उसे पीटा जाता है, यहां पर हमारे पास कर्ता का अभाव है, क्योंकि ये हमारा नॉन डूअर है। यहां पर ये नॉन डूअर है क्योंकि उसे ये नहीं पता कि कौन उसे पीटता है, ही इज बीटन, उसे पीटा जाता है। अब यहां पर कर्ता का अभाव है कि किसके द्वारा उसे पीटा गया, इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है, इसीलिए ये वाक्य जो है वो पैसिव वॉइस का है। और यहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिससे कि आपको ये पता लग रहा है कि वाक्य जो है पैसिव वॉइस का है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्टिव से पैसिव जब हम लोग बनाते हैं तो क्या क्या हम लोग वाक्यों में परिवर्तन करते हैं, किस प्रकार से परिवर्तन किए जाते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमारे पास कर्ता होता है, वर्ब होती है और उसके साथ साथ एक ऑब्जेक्ट होता है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, सेकंड फॉर्म हो सकती है, थर्ड फॉर्म हो सकती है, फोर्थ फॉर्म हो सकती है और फिफ्थ फॉर्म हो सकती है। तो सबसे पहले जो काम करते हैं हम लोग वो क्या करते हैं कि सबसे पहले जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं वाक्य को, तो ये देखिए ये एक्टिव वाक्य है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ही मीन्स वॉइस।
अब जब हम इसे पैसिव में बनाएंगे, पैसिव वॉइस में, तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, इसने क्या कर लिया, सब्जेक्ट की जगह ले ली। सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके बाद एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, या फिर हम इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब is used, or in whatever form is the main verb in the active sentence, it should be changed into the third form of the main verb। चाहे एक्टिव वाक्य में हमारी क्रिया, मुख्य क्रिया जो है किसी भी फॉर्म में हो, चाहे से फर्स्ट फॉर्म में हो, सेकंड फॉर्म में हो, थर्ड फॉर्म में हो, फोर्थ फॉर्म में हो या फिफ्थ फॉर्म में हो, उसे पैसिव बनाते समय हम लोग मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, या उस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहां पर यूज किया जाता है, या थर्ड फॉर्म में उसे चेंज कर देते हैं। उसके बाद हम लोग बाय का यूज करते हैं, और इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय का इस्तेमाल करते हैं, और अंत में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है जो कि जिसने कि सब्जेक्ट की जगह ली है हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से एक पैसिव वॉइस को चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर जब इसको पैसिव में बदलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसे पैसिव में बदलेंगे तो हमारे पास सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V3 यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम एक वाक्य को बदलते हैं। अब मैं आपको इसके कुछ रूल्स लिखवा देता हूं, अगर आप लिखना चाहें तो। सबसे पहले लिखिए, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट takes the place of the subject. Object takes the place of a subject. Appropriate form of the helping verb should be used. Appropriate form of the helping verb should be used, यानी कि उचित सहायक क्रिया का इस्तेमाल करना चाहिए according to the सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द टेंस। टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी उसके अनुसार। उसके उपरांत यहां पर मुख्य क्रिया जो है हमारी, मुख्य क्रिया का की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का एक्टिव वाक्य में किसी भी फॉर्म में हमारा मेन वर्ब है, पैसिव बनाते समय हम लोग उसकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड फॉर्म के बाद बाय का इस्तेमाल करते हैं और बाय के बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। इसके बाद पर्सनल प्रोनाउन इज ऑल्सो चेंज्ड। पर्सनल प्रोनाउन जो हैं उनमें भी परिवर्तन किया जाता है। मैं एक बार आपके लिए इसको लिख देता हूं। सबसे पहले है सब्जेक्ट takes the place of object. Second, object takes the place of subject। ये दूसरा परिवर्तन।
तीसरा परिवर्तन एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब should be used। इसके बाद any form of the verb should be changed into V3, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आगे है बाय इज यूज्ड आफ्टर V3 और लास्ट चेंज है पर्सनल प्रोनाउन इज ऑल्सो चेंज्ड। तो दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैंने आपको रूल्स लिख दिए हैं जो जो परिवर्तन होते हैं। एक बार नीचे आपको फिर से लिख देता हूं। सब्जेक्ट, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा पहला स्टेप है कि किस प्रकार से हम लोग एक्टिव से जब पैसिव में वाक्य को बदलते हैं तो किस प्रकार से हम लोग परिवर्तन करते हैं। लिख लिया सबने? अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अभी हमने बात की थी पर्सनल प्रोनाउंस की, तो पर्सनल प्रोनाउंस को किस प्रकार से हम लोग चेंज करते हैं। तो देखिए, एक तरफ हमारा सब्जेक्ट है और एक तरफ हमारा ऑब्जेक्ट है। ये साइन तो आप लोग जानते होंगे, या इन्हें डूअर भी कहते हैं, और ये रिसीवर हो गए हमारे। ठीक है। अब देखिए, हमारे पास सब्जेक्ट है आई, आई यानी कि मैं। जब हम इसे ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो आई का क्या हो जाएगा? मी। अब दूसरा हमारे पास सब्जेक्ट है वी, वी को जब ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? अस। इसके बाद हमारे पास आता है यू, यू को जब ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? यू का यू रहेगा। आगे आ गया ही का ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? हिम। आगे आया कर्ता शी को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? हर। आगे आ गया इट को पैसिव में जब बदलते हैं या फिर उसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? इट्स। आगे बचा दे को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? देम। और लास्ट में नेम आता है, नेम में कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज रहता है। राम का राम ही रहेगा, श्याम नहीं हो जाएगा, सीता का सीता ही रहेगा, गीता नहीं हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको हिंदी में इनके बारे में बताता हूं। आई का मतलब क्या होता है? मैं। तो मैं का क्या हो गया? मुझे।
वी का मतलब हम, अस का क्या हो गया, हमें, यू का हो गया कर्ता के रूप में तुम, और यह क्या हो गया, तुम्हें। आ गया ही का मतलब वह, इसका मतलब हो गया उसे, शी का मतलब भी वह, ये पुल्लिंग के लिए और ये स्त्रीलिंग के लिए, मेल के लिए और ये फीमेल के लिए। इसका मतलब भी यहां पर हो गया उसे। इट का मतलब हो गया यह, और इसका हो गया इसे। दे का मतलब वे, और देम का मतलब हो गया उन्हें, और नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इन्हें परिवर्तित करते हैं। अगर ये इधर आएंगे तो वापस से यहां पर अगर ऑब्जेक्ट के रूप में ये सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो आई, ये आई जो है मुझे हो जाएगा, वी का हमें हो जाएगा, यहां पर यू का तुम्हें हो जाएगा, ही का उसे हो जाएगा, शी का उसे हो जाएगा, इट का यह इसे हो जाएगा, दे का उन्हें हो जाएगा। तो ये निर्भर करता है कि हम इन्हें कर्ता के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं या हम इन्हें ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बच्चा कोई अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक डालिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो, उसमें पहली चीज तो हमारे पास कोई सहायक क्रिया नहीं होती। अफर्मेटिव वाक्यों की बात जब हम करते हैं तो हमारे पास कर्ता होता है, वर्ब होती है हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है उसमें, या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो सकती है, और उसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पैसिव में बदलते हैं तो क्या होगा बच्चा, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। चूंकि यहां पर सहायक क्रिया नहीं है तो जब भी या जिस टेंस में भी सहायक क्रिया नहीं होती उसका पैसिव बनाते समय हम अगले टेंस की सहायक क्रिया को इस्तेमाल करते हैं पैसिव बनाने के लिए। तो यहां पर जो सहायक क्रिया लगेंगी वो लगेंगे इज, एम, आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए उदाहरण के तौर पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार फिर बता देता हूं उसको। जब हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है या सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें हमारे पास मेन वर्ब जो होती है उसकी या तो फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं या फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो उसे पैसिव बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, कर्ता, चूंकि इसमें कोई सहायक क्रिया नहीं होती इसलिए अगली टेंस की सहायक क्रिया का इस्तेमाल हम लोग इसमें करते हैं। तो अगला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया जो है इज, एम, आर, उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका उदाहरण देखिए, ही लाइक्स मैंगोज। अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। यहां पर क्या आ गया, मैंगोज। अब यहां पर हमारा कर्ता बहुवचन हो गया तो इन तीनों में से क्या लगाएंगे हम लोग, आर। ये जो है मेन वर्ब है हमारी,
इस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे हम लोग? थर्ड फॉर्म का। तो क्या हो गया? लाइक्ड। उसके बाद क्या लगाएंगे? बाय। और उसके बाद क्या लगाएंगे? ही का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट? हिम। तो देखिए दोस्तों, हमने ये इसको ऑब्जेक्ट को यहां पर सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया। यहां पर चूंकि एक कर्ता जो था बहुवचन था, इस बहुवचन की वजह से हमने यहां पर सहायक क्रिया जो थी उसका आर का इस्तेमाल किया, मुख्य क्रिया जो थी उसकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, उसके बाद बाई का इस्तेमाल किया, और यहां पर सब्जेक्ट जो था हमारा ही था, उसका ऑब्जेक्ट के रूप में जब उसे बनाया तो वो हिम हो गया। अब इसी वाक्य को अगर मैं यूं कहूं कि नेगेटिव में बनाइए, ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी वाक्य को अगर हम लोग नेगेटिव में बनाएं तो कैसे बनेगा ये? मैंगोज आर नॉट ईटन बाय हिम। ठीक है। अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव कैसे होगा? ये सहायक क्रिया जो है ये हमारी शुरू में लग जाएगी, आर मैंगोज ईटन बाय हिम। अगर इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो आर मैंगोज नॉट ईटन बाय हिम क्वेश्चन मार्क। इसी सेंटेंस को यदि हम लोग WH वर्ड से बनाए तो, यानी कि वाई आर मैंगोज ईटन बाय हिम। अब इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना दे तो वाई आर मैंगोज नॉट ईटन बाय हिम। तो आपने देखा एक वाक्य जो था उसे हमने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रकार से हमने एक वाक्य को बना दिया। तो इसी प्रकार से आप इस वाक्य को एक्टिव में 6 प्रकार से बना सकते हैं और 6 प्रकार से इस वाक्य को पैसिव में बना सकते हैं। तो चाहे कोई भी वाक्य हो, आप उसे 6 बार एक्टिव में बना सकते हैं और 6 बार पैसिव में उसे बना सकते हैं। देखिए एक वाक्य और लिखकर बताता हूं मैं आपको। ही प्लेज फुटबॉल। तो ये वाक्य जो है एक्टिव सेंटेंस में है। तो अब मैं आपको एक फॉर्म लिख के बताता हूं। देखिए सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप इसे बदलेंगे तो किस में हो जाएगा? ये सब्जेक्ट इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगर इसे हम नेगेटिव में बनाएंगे, सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसे पैसिव में बनाएंगे आप, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यहां पर डू और डज आप पहले लगा दें प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इधर बनाएंगे तो क्या होगा? ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट
प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगर इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद यहां पर अगर इसे करेंगे तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद अगर इसे WH वर्ड में बनाते हैं तो WH वर्ड में जैसे यहां पर WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसे पैसिव में बनाएंगे तो यहां पर आप लिखेंगे WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर WH वर्ड में भी नेगेटिव बनाएंगे डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद यहां पर भी WH वर्ड, उसके बाद इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हम लोग एक वाक्य को, एक्टिव वाक्य को 6 प्रकार से एक्टिव वाक्य को बना सकते हैं और इसी 6 प्रकार से हम लोग एक पैसिव वाक्य को बना सकते हैं। आ गया समझ में सबको? ये इसीलिए मैंने आपको इनके स्ट्रक्चर्स लिखे हैं कि आपको आसानी से ये बात समझ में आ जाए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बात करते हैं कि हम जब पैसिव बनाते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर जो है आपको मैंने बताया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है, यानी एक्टिव वाक्य का। एक्टिव वाक्य का ये स्ट्रक्चर है। जब इसे हम पैसिव में बदलते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। तो यहां पे इज एम आर, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, आफ्टर थर्ड फॉर्म बाय इज यूज्ड एंड आफ्टर बाय ऑब्जेक्ट इज देयर। तो देखिए हम एक सेंटेंस बनाते हैं कि राम पत्र लिखता है। ये एक सेंटेंस है और जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये सेंटेंस जो है एक्टिव सेंटेंस है। अगर हम इसको चेंज करें अंग्रेजी में तो हम यूं लिखेंगे राम राइट्स अ लेटर। ये तो हुई एक्टिव वाक्य की बात या टेंस की बात। जब हम इसे पैसिव में बदलेंगे तो पैसिव में सीधी सी बात है, इसको यूं बदलेंगे सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। अ लेटर इज रिटन बाय राम।
अब बात आती है कि ये तो हुए हमारे सिंपल सेंटेंसेस, लेकिन आप ये सोचिए यदि मैं इसे यहां से इसको मैं हटा दूं तो क्या होगा। यदि मैं सब्जेक्ट के बाद यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद V3 है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसके बाद अगर मैं बाई और ऑब्जेक्ट को हटा दूं तो क्या होगा। तो देखिए ये सेंटेंस जो है क्या हो जाएगा, एक तो इसके साथ आप यूं कह सकते हैं कि पहली चीज तो ये डायरेक्ट पैसिव हो जाएगा। ठीक है। अब डायरेक्ट पैसिव बनाने के लिए जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको, ये मैंने आपको लिखा राम पत्र लिखता है, इसकी जगह अगर मैं यूं लिखता पत्र लिखा जाता है, तो यहां पर आप देखिए हमारे पास यहां पर ये नॉन डूअर है, नॉन लिविंग है और नॉन डूअर है, दोनों ही चीजें हैं, नॉन लिविंग भी है और नॉन डूअर भी है। तो नॉन डूअर जब है और नॉन लिविंग है तो इसे पैसिव में बदला जाएगा। जैसे कि पत्र लिखा जाता है, लेटर इज रिटन, तो यहां पर हमारे पास किसका अभाव हो गया, हमारे पास यहां पर कर्ता का अभाव हो गया। यहां पर ये कर्ता तो है लेकिन ये कर्ता जो है नॉन लिविंग है और नॉन डूअर है, और नॉन डूअर और नॉन लिविंग के साथ हमेशा पैसिव वॉइस बनता है, एक्टिव वॉइस नहीं बनता। तो इस तरह से हम लोग ये डायरेक्ट पैसिव बनाते हैं। इससे पहले मैं आपको इसको और क्लियर कर दूं कि यदि यहां पर एक सेंटेंस है जैसे कि राम आम खाता है, यानी कि राम आम खाता है, यहां पर हमारे पास ये सब्जेक्ट जो है, ये कर्ता जो है, ये लिविंग भी है और डूअर भी है, जैसे कि राम ईट्स अ मैंगो। तो जब हम इसे पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अ मैंगो इज ईटन बाय राम। जब हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हमने ये कहा कि यहां पर अगर हम यदि बाई और ओ को ऑब्जेक्ट को हटा दें तो हमारे पास क्या होगा, ये जब बनेगा तो ये डायरेक्ट पैसिव बनेगा। जैसे कि आम खाया जाता है, भाई हम यूँ कहते हैं आम को राम ही क्यों खाएगा, कोई और भी उसको खा सकता है, तो आम खाया जाता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, मैंगो इज ईटन, कि भाई आम खाया जाता है, अकेला राम ही क्यों आम खाए, कोई और भी खा सकता है, इसलिए हमने ये कहा मैंगो इज ईटन। तो ये उसी प्रकार का है, मैंगो इज ईटन, तो ये हो गया डायरेक्ट पैसिव। और यही डायरेक्ट पैसिव जो है स्पोकन और रिटन में, इंग्लिश में हमारे लिए बहुत कामगर सिद्ध होता है, इंग्लिश रिटन में और स्पोकन इंग्लिश में ये बहुत काम में आता है। और तीसरा जो काम है वो आता है हमारे एग्ज़ाम में, यानी कि अगर हम CPO की बात करें, CGL की बात करें, SSC की बात करें या फिर हम UPSC की बात करें, इन सभी एग्ज़ाम्स में इस तरह से वाक्य पूछे जाते हैं, यानी डायरेक्ट पैसिव के वाक्य पूछे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको और बता देता हूं, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप लोग। और मैं आपको डायरेक्ट पैसिव के उदाहरण बताता हूं।
जैसे कि इमारतें बनाई जाती हैं, बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड, सब्जी बेची जाती है, सब्जियां बेची जाती हैं, वेजिटेबल्स आर सोल्ड, मिठाइयाँ खाई जाती हैं, स्वीट्स आर ईटन। तो ये जो सब हैं, कलम तोड़ी जाती है या पेन इज ब्रोकन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग डायरेक्ट पैसिव बनाते हैं जहां पर बाई और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती। इनको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी पॉसिबिलिटीज की कि पैसिव वॉइस में इस सेंटेंस में और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पॉसिबिलिटी यानी कि संभावनाएं, जैसे कि हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। अब देखिए, जैसे इज एम आर आता है तो आपका V3 लगाने का मन करता है, V4 लगाने का मन करता होगा आपका, या फिर ING फॉर्म लगाते होगे, या V3 का मतलब थर्ड फॉर्म लगाने का मन करता होगा, V4 का मतलब ING फॉर्म लगाने का मन करता होगा आपका। यदि अब देखिए, यदि हम इसके साथ V4 लगाते हैं यानी कि ING फॉर्म लगाते हैं तो ये वाक्य कौन से सेंटेंस का हुआ? ये हो गया एक्टिव वाक्य हो गया। ये कैसा वाक्य हो गया? एक्टिव सेंटेंस हो गया। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। जैसे ही हमने इसके साथ V4 लगाया, ये एक्टिव सेंटेंस हो गया। एक्टिव सेंटेंस हो गया, और एक्टिव सेंटेंस के साथ ही एक टेंस कौन सा हो गया? टेंस कौन सा है अब ये? अब इसके साथ टेंस हमने बना दिया, यानी कि ये टेंस बन गया। एक्टिव सेंटेंस तो है, लेकिन टेंस कौन सा हो गया? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया जब हमने इसके साथ V4 लगा दिया। यदि हमने अब इसके साथ V3 लगा दिया, V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दी, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दिया तो क्या हो गया? ये सेंटेंस पैसिव का हो गया, पैसिव वॉइस हो गई हमारे पास। जैसे हमने V3 लगाया इसके साथ पैसिव हो गया, और ये सेंटेंस कौन से टेंस का हो गया? सिंपल प्रेजेंट का हो गया। तो देखिए, यदि हमने इसके साथ तीसरा एक ऑप्शन पॉसिबिलिटी है, हमने इसके साथ नाउन या फिर एडजेक्टिव लगा दिया, तो नाउन या एडजेक्टिव हमने इसके साथ लगा दिया तो ये सेंटेंस हो गया हमारा नॉर्मल सेंटेंस, और नॉर्मल सेंटेंस का पैसिव नहीं बनता है, यानी कि नो पैसिव। एक बार वापस से समझ लीजिए दोस्तों, ये पॉसिबिलिटीज हैं कि हम जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी होती है, अगर हम लोग सहायक क्रियाओं के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन लगाते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी होती है। तो देखिए, हमने यहां पर हेल्पिंग वर्ब के साथ V4 लगाया। अब V4 लगाया तो V4 के बाद, यानी कि हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या लगा दिया? V4 लगा दिया। V4 का मतलब ING फॉर्म लगा दी, तो ING फॉर्म लगा दी तो वाक्य पैसिव तो हो ही नहीं सकता ING फॉर्म में, क्योंकि ING फॉर्म पैसिव में नहीं आती, इसलिए ये वाक्य क्या हो गया? एक्टिव का हो गया। जब वो एक्टिव का वाक्य हो गया तो हम ये देखते हैं कि टेंस कौन सा टेंस आ गया, उसमें ING फॉर्म आ गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। अब आगे बात करते हैं, जैसे ही हमने सहायक क्रिया के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, वो क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया। अब पैसिव वॉइस हो गया तो टेंस कौन सा हो गया? सिंपल प्रेजेंट।
अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद जब हमने नाउन या एडजेक्टिव लगा दिया तो वाक्य हो गया हमारा नॉर्मल सेंटेंस। और नॉर्मल सेंटेंस जब हो गया तो नॉर्मल सेंटेंस का पैसिव नहीं बनता, नो पैसिव। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ टीचर। अब इसका ये कहना भैया, किसी से पूछना आप कि भैया अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नाउन या एडजेक्टिव लगा दिया तो क्या उसका एक्टिव से पैसिव बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। शी इज अ फूल, ही इज इंटेलिजेंट। तो इनका ये नाउन या एडजेक्टिव है हमारे पास, इनका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता। अब मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो आप इसका ले सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दे रहा हूं, उस एक्सरसाइज को जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं आपको कितना ये टॉपिक समझ में आया या नहीं समझ में आया। अब मैं आपको 4-5 सेंटेंस लिख के बता रहा हूं, या आपको पता लगाना है कि वो सेंटेंस सही हैं या गलत हैं। पहला सेंटेंस है, अ लेटर इज राइटिंग। पहला सेंटेंस है ये, अ लेटर इज राइटिंग। दूसरा सेंटेंस है, अ लेटर इज राइट। तीसरा सेंटेंस है, अ लेटर इज रोट। चौथा सेंटेंस है, लेटर इज रिटन। पांचवा सेंटेंस है, शी इज राइटिंग अ लेटर। चलिए जल्दी से इनका पता लगाइए कि सेंटेंसेस सही है या नहीं। तो देखिए, ये जो सेंटेंस मैंने लिखे हैं या अभी मैंने आपको समझाया था उसी के ऊपर आधारित है। अगर हम पहले सेंटेंस की बात करें, अ लेटर इज राइटिंग, यहां पर हमारा जो कर्ता है वो कैसा है? नॉन लिविंग है। और जो वर्ब है वो कौन सी है? V4 है। तो यहां पर क्या होना चाहिए? अ लेटर इज राइटिंग। तो ये पहली बात तो नॉन डूअर है, और नॉन डूअर जो है वो एक्टिव वाक्य नहीं हो सकती। नॉन डूअर है और नॉन लिविंग है, ये इसका अपराध है कि नॉन डूअर है और नॉन लिविंग है, तो ये एक्टिव वाक्य नहीं हो सकती, ये पैसिव हो सकती है, इसलिए ये तो पूरा सा गलत हो गया। इसके बाद बात करते हैं, अ लेटर इज राइट। फिर वही बात, ये हमारा नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, नॉन डूअर है, और इसके साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। इसमें कहीं भी हम फर्स्ट फॉर्म की बात नहीं कर रहे, पैसिव बनाते समय कहीं भी फर्स्ट फॉर्म की बात नहीं हो रही, इसलिए ये वाक्य भी गलत है। अगले वाक्य की बात करते हैं, अ लेटर इज रोट। यहाँ पर फिर वही बात कि यहाँ पर हमने कहीं पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म की हम बात नहीं करते, या तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है या आईएनजी फॉर्म होती है,
या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसलिए ये भी वाक्य गलत है। आगे बात करते हैं, अ लेटर इज रिटन। अब देखिए नॉन डूअर है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, नॉन डूअर तो है, उसके बाद हमारे पास ये सहायक क्रिया आ गई और उसके बाद कौन सी है, V3 आ गई। यानी हमारे पास कर्ता है, हमारे पास नॉन डूअर करता है, सहायक क्रिया है और सहायक क्रिया के बाद V3 आ गई, तो वो पैसिव हो गया। और पैसिव हो गया, और पैसिव कौन से सेंटेंस का हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं अगले सेंटेंस की, शी इज राइटिंग अ लेटर। ये देखिए यहाँ पर करता है, ये कैसा है, लिविंग है और डूअर है। तो हमने आपसे बात करी थी एक्टिव वाक्य में लिविंग भी हो सकता है करता, और डूअर भी होगा। और जैसे देखिए करता यहाँ पर डूअर है, ये लिविंग है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ रही है यहाँ पर, और यहाँ पर V4 आ रही है, ठीक है, और V4 आ गई है, तो यहाँ पर वाक्य कैसा हो गया, हमारा एक्टिव हो गया। और एक्टिव होने के साथ साथ ये वाक्य कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया, इसलिए ये वाक्य भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम लोग एक्टिव वाक्य जो हैं प्रेजेंट टेंस के, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वाक्यों को इस प्रकार से हम लोग परिवर्तन करते हैं उनमें, कि ये मैंने आपको बताया किस प्रकार से एक एक वाक्य को किस प्रकार से हम परिवर्तन करते हैं, किस प्रकार से सब्जेक्ट हमारा डूअर होता है, लिविंग होता है, जब किस प्रकार परिवर्तन करके पैसिव बनता है, और जब नॉन लिविंग होता है, नॉन डूअर होता है, किस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया है।